हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डोरेमोन नोबिता की अर्थ सिम्फनी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में बहुत समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदिवासी लड़का हंसों की मधुर आवाज को सुन रहा होता है। तभी वहाँ आसमान से एक चमकती हुई चीज आकर जंगल में गिरती है। तभी वह लड़का और दूसरे लोग वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस चीज के अंदर एक सोता हुआ बच्चा है। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि स्कूल के बच्चे शरद ऋतु के संगीत समारोह के लिए बांसुरी बजाने का अभ्यास कर रहे हैं और नोबिता बांसुरी को सुर में नहीं बजा पा रहा था, इसीलिए पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब उनकी म्यूजिक टीचर बताती हैं कि दुनिया के सबसे पुराने इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है, जो कि हंस की हड्डी से बनाई गई थी और ये जो बांसुरी तुम सब बजा रहे हो वे उसी से विकसित हुई है। और टीचर शरद ऋतु के कॉन्सर्ट के लिए मेहनत करने के लिए बोलती है। तभी स्कूल खत्म हो जाता है। शिजुका और नोबिता साथ साथ घर जा रहे होते हैं। तभी जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि नोबिता को बांसुरी बजाना नहीं आता। नोबिता गुस्से में उनसे कहता है कि अगर वह थोड़ा अभ्यास करे तो वह अपने कानों से भी बांसुरी बजा सकता है। यह सब सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। अब जियान और सुनियो वहाँ से चले जाते हैं। शिजुका नोबिता को हौसला देते हुए कहती है कि अगर वह थोड़ा अभ्यास करे तो वह भी बांसुरी बजा सकता है। फिर नोबिता घर आता है, लेकिन तभी डोरेमोन बहुत सारे डोरा केक खाने ही वाला होता है, पर नोबिता वहाँ आकर उससे मदद मांगने लगता है। तब डोरेमोन अपने डोरा केक छुपाने लगता है। तब नोबिता को डोरेमोन की फ्यूचर डायरी मिल जाती है। डोरेमोन बताता है कि यह एक एडवांस डायरी है और इसमें जो भी लिखोगे वही हो जाएगा। अब हमेशा की तरह डोरेमोन नोबिता को यह डायरी इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन को चूहे से डराता है और चालाकी से एडवांस डायरी लेके एक साधारण डायरी डोरेमोन को दे देता है। अब रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल की छत पर कुछ चमक रहा है और एक छोटी लड़की एक पिक्चर बुक देख रही होती है। अगले सुबह टीवी पर खबर दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में कुछ पत्थर पाए गए हैं और वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे हैं। अब नोबिता स्कूल जाता है। उसकी म्यूजिक टीचर क्लास शुरू करने ही वाली होती है कि तभी सर आकर मैम को बताते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई है और उन्हें घर वापस जाना पड़ेगा। मैम बच्चों को बोलती है कि अब पहला पीरियड फ्री रहेगा। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। यह सब नोबिता की वजह से हुआ था क्योंकि उसने डायरी में लिखा था कि आज म्यूजिक नहीं होगा। तब जियान बहुत उदास हो जाता है क्योंकि आज वह गाना गाने वाला था, लेकिन उसके दांतों में दर्द है। सुनियो कहता है कि यह तो अच्छा है। यह सुनकर जियान उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच डोरेमोन को एहसास होता है कि नोबिता ने उसकी डायरी बदल दी है। नोबिता की मॉम कहती है कि आज टीवी ठीक से काम नहीं कर रहा है। डोरेमोन को लगता है कि यह सब नोबिता की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हमें वैज्ञानिकों द्वारा पाए गए पत्थर को दिखाया जाता है और उस पत्थर से जेली जैसी चीज निकलकर चलने लगती है। फिर शिजुका नोबिता को अपने घर बुलाती है और बताती है कि आज उसकी पियानो क्लास नहीं है क्योंकि उसकी टीचर छुट्टी पर गई है। डोरेमोन गुस्से में नोबिता के पास आता है और उसको डांटने लगता है। तभी डोरेमोन बताता है कि सिर्फ म्यूजिक क्लास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से म्यूजिक गायब हो गया है, लेकिन नोबिता कहता है कि सब ठीक है। तभी शहर में दिखाया जाता है कि सारे लोग परेशान हो रहे हैं। यह सब देखकर नोबिता को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह डोरेमोन से सब कुछ पहले जैसा करने को कहता है और डोरेमोन डायरी का उस पेपर को फाड़ देता है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब जियान को पता चलता है कि उसके दांत में मछली की हड्डी फंसी हुई थी। जियान खुश हो जाता है क्योंकि वह फिर से गा सकता है। डोरेमोन और नोबिता घर आते हैं, पर डोरेमोन नोबिता से नाराज होता है। नोबिता की मॉम डोरेमोन के लिए डोरा केक लाती है जिससे वह खुश हो जाता है। इसी बीच वह काली चीज अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर भाग जाती है। शाम को नोबिता नदी के किनारे बांसुरी बजाने का अभ्यास कर रहा होता है। तभी वहाँ एक रहस्यमयी लड़की से मिलता है जो किसी दूसरी भाषा में बात कर रही है। वह नोबिता से बांसुरी बजाने को कहती है। नोबिता बांसुरी बजाता है और वह लड़की गाना शुरू कर देती है। नोबिता उसकी सुरीली आवाज से बहुत प्रभावित होता है। आसपास के जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं। गाना खत्म होते ही वह लड़की गायब हो जाती है। नोबिता के पैरों से कुछ छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं। अब रात हो जाती है और नोबिता उस रहस्यमयी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सभी दोस्त नदी के किनारे बांसुरी का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की फिर से आती है और गाना शुरू कर देती है। ये चारों दोस्त उस लड़की के साथ गाना और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। डोरेमोन भी वहाँ आ जाता है और अपने गैजेट से एक म्यूजिकल माहौल बना देता है। फिर सभी खुश होकर संगीत बजाने लगते हैं। अब सब उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझ पाते। अब जियान यहाँ गाना गाने ही वाला होता है कि बाकी दोस्त उसे किसी तरह रोक देते हैं। लड़की फिर गायब हो जाती है। अब जियान एक काले रंग की जेली जैसी चीज देखता है और वह उसे फेंक देता है। झाड़ियों के पीछे एक रोबोट छुपाकर उन सबको देखकर बोलता है कि मुझे 5 वर्चुओसो मिल गए। वर्चुओसो का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट। घर जाते समय नोबिता डोरेमोन से एक ऐसा गैजेट मांगता है जो उसे बांसुरी बजाने में मदद कर सके। डोरेमोन कहता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है
और उसे अभ्यास करना चाहिए। फिर उन दोनों को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आज रात हम स्कूल के म्यूजिक रूम में तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेटर के पास बने निशान को देखकर नोबिता समझ जाता है कि यह लेटर उसी रहस्यमयी लड़की ने भेजा है। यही लेटर जियान, सुनियो और शिजुका को भी मिलता है। ये सभी दोस्त इकट्ठा होकर स्कूल के म्यूजिक रूम में जाते हैं। शिजुका को पियानो के पास एक पर्ची मिलती है। उस पर लिखा होता है पियानो बजाओ। शिजुका पियानो बजाती है। म्यूजिक रूम के दरवाजे से एक रोशनी निकलने लगती है। एक रहस्यमयी आवाज आती है जो कहती है हमारी मदद करो, और उन्हें उस रहस्यमयी लड़की की आवाज भी सुनाई देती है। ये सारे दोस्त डरते हुए भी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। अब ये पांचों दोस्त आसमान की ओर बढ़ते हैं और स्पेस में चले जाते हैं। उन्हें एक जगह ले जाया जाता है जिसका नाम है फेयर हॉल ऑफ फेम। अब इस सुनसान जगह पर आसपास की चीजों से म्यूजिक निकलने लगती है और ये सभी लोग संगीत बजाने लगते हैं। म्यूजिक बजाने से यह सुनसान जगह रंगीन हो जाती है। अब यहाँ उनकी मुलाकात एक रोबोट चापेक से होती है। वह रोबोट उनका स्वागत करता है। अब वे उस रहस्यमयी लड़की से भी मिलते हैं। डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल की मदद से वह सब उस लड़की से बात कर पाते हैं। वह लड़की अपना नाम मीका बताती है। मीका उन सभी का ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में स्वागत करती है। फिर चापेक उन्हें बताता है कि उनका ग्रह का नाम म्यूजिका है, लेकिन वह बहुत दूर है और जिस हॉल में वे अभी हैं, वह एक सैटेलाइट की तरह है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। डोरेमोन कहता है कि उसने कभी म्यूजिका नाम के किसी ग्रह के बारे में नहीं सुना। अब उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि फेयर या म्यूजिक उनके लिए ऊर्जा की तरह काम करता है जो चीजों को जिंदा करता है। चापेक उनसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को दोबारा जीवित करने में मदद मांगता है। ये सब उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। मीका इन सभी दोस्तों को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ वह उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती है जिन्हें मीका पृथ्वी से इकट्ठा करके लाई थी। चापेक उन्हें कहता है कि वे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स चुन लें। डोरेमोन रेड थ्रेड ऑफ फेट नाम का एक गैजेट निकालता है ताकि हर कोई अपना इंस्ट्रूमेंट्स चुन सके। जियान को ट्यूबा, सुनियो को वायलिन, शिजुका को बोंगो और नोबिता को बांसुरी मिलता है। अब ये सभी लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से नहीं बजा पा रहे होते हैं तो डोरेमोन म्यूजिशियन लाइसेंस नाम का एक गैजेट निकालता है। इस गैजेट की मदद से इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे लेवल के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बाकी सभी दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन नोबिता खुश नहीं होता क्योंकि उसका पार्टनर बांसुरी है। डोरेमोन इस गैजेट की एक और खास बात बताता है, अगर तुम इस लाइसेंस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को छुओगे तो वह कीचेन में बदल जाएगा। अब हॉल ऑफ फेयर को जिंदा करने के लिए चापेक और मीका उन्हें बाहर की दुनिया में एक रास्ते से ले जाते हैं। मीका गाना शुरू करती है और उसके गाने के कण उड़ते हुए घोड़े का रूप ले लेते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका भी अपने इंस्ट्रूमेंट से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं और डोरेमोन उन्हें बैम्बू कॉप्टर दे देता है। दूसरी तरफ अब वे एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें दो रोबोट मिलते हैं। एक का नाम मोर्जेल है और दूसरे का नाम प्रोफेसर बाची है। ये दोनों रोबोट मीका को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मीका को आखिरी बार तब देखा था जब वह एक बच्ची थी। चापेक मोर्जेल को पृथ्वी से आए लोगों के बारे में बताता है। मोर्जेल कहता है कि उन्हें इस नदी को दोबारा जीवित करना होगा ताकि उसमें पानी बहने लगे। चापेक बताता है कि म्यूजिक से हम ये कर सकते हैं, अगर सामने खड़े स्तंभ को ऊर्जा से चार्ज किया जाए तो पानी फिर से बहने लगेगा। जियान अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है लेकिन वह बजा नहीं पाता और वह बात देता है जिससे काले कण उसकी जेब से नीचे गिर जाते हैं और वे कण हिलने लगते हैं। जियान फिर से इंस्ट्रूमेंट बजाता है और स्तंभ में रोशनी आने लगती है। शिजुका और सुनियो भी अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और स्तंभ की ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब नोबिता की बारी आती है। वह अपना बांसुरी बजाता है लेकिन वह इतना बुरा बजाता है कि स्तंभ की जो ऊर्जा ऊपर उठी थी वह वापस नीचे जाने लगती है। यह देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका अपने संगीत से पूरे स्तंभ को चार्ज कर देते हैं और पानी बहने लगता है। नदी फिर से जीवित हो जाती है। इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका के म्यूजिशियन लाइसेंस का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन नोबिता का लेवल नहीं बढ़ता है। अब वे नीचे एक जंगल देखते हैं जो संगीत से फिर से जीवित हो गया है। मोर्जेल उन्हें वहां जाने का रास्ता बताता है। अब म्यूजिक की ऊर्जा से बहुत सारे कीड़े बन जाते हैं और सब उन पर बैठकर जंगल की ओर जाते हैं और फिर वही जेली जैसी काली चीज दिखाई जाती है। अब ये सभी लोग जंगल में पहुंचते हैं और म्यूजिक बजाने लगते हैं। मीका और चापेक कहते हैं कि इस पिक्चर बुक में जो 5 वर्चुओसो दिखाए गए हैं उन्हें लगता है कि वे 5 आप सभी हैं। अब उन्हें एक रोबोट मिलता है जिसका नाम टाकिरन है जो रो रहा होता है। यहाँ मौसम खराब होकर बारिश शुरू हो जाती है। चापेक बताता है कि यहाँ का मौसम उनके मूड के हिसाब से चेंज होता है। अगर उनका मूड खराब होगा तो बारिश होगी। मौसम को चेंज करने के लिए ये पांचों दोस्त चापेक के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक बुक से म्यूजिक बजाने लगते हैं। अब ये सभी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट निकालकर इतना शानदार म्यूजिक बजाते हैं कि मौसम ठीक हो जाता है और टाकिरन का मूड भी ठीक हो जाता है। इन सभी का लेवल भी बढ़ जाता है। अब हमें पता चलता है कि टाकिरन इस जगह का ग्रेव कीपर है। म्यूजिक की वजह से यहाँ की कब्रें भी जीवित हो जाती हैं। अब ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। टाकिरन बताता है कि यहाँ के मास्टर ने
सभी रोबोट बनाए थे और यह म्यूजिका ग्रह के लोगों का कब्रिस्तान है और यहाँ म्यूजिका की देवी की मूर्ति भी है। म्यूजिका ग्रह बहुत समय पहले नष्ट हो गया था। ये हॉल ऑफ फेम एक लाइफ बोट था जिसमें म्यूजिका के कुछ लोग और रोबोट सवार थे और वही लोग बचे थे और अब वर्तमान समय में मीका ही एकमात्र जीवित इंसान है। डोरेमोन उनसे पूछता है कि उनका ग्रह नष्ट क्यों हुआ। टाकिरन कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता, शायद मास्टर वेंटर को पता हो। अब हमें मास्टर वेंटर को दिखाया जाता है जो एक छोटी लड़की की रक्षा कर रहे होते हैं और वह लड़की मीका ही होती है। मीका यह सारी सच्चाई सुनकर बिल्कुल भी डरती नहीं है और कहती है कि उसे यह सब पहले से पता था। अब उन्हें उन सभी लोगों को जगाना होगा जो अभी भी जिंदा हैं। अब ये सभी लोग एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जो दोबारा जीवित हो चुका होता है। ये सब वहां जाकर म्यूजिक बजाने लगते हैं। उनके म्यूजिक की वजह से वह इलाका विकसित और चमकने लगता है। अब उनका म्यूजिकल परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। जियान और सुनियो एक फेयर फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ उसी काली जेली जैसी चीज को फैक्ट्री के अंदर जाते हुए देखकर वे दोनों उसका पीछा करते हैं। फैक्ट्री के अंदर आने के बाद वह फैक्ट्री के वर्कर जियान और सुनियो को घुसपैठिए समझ लेता है और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करता है। जियान और सुनियो किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जियान और सुनियो उन काले रंग के जीवों से घिर जाते हैं। वे उस चीज को ऑक्टोपस समझ लेते हैं। वर्कर बताता है कि यह नॉइज स्पोर है जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाने से नष्ट हो जाते हैं। जब जियान और सुनियो म्यूजिक बजाते हैं तो ये नॉइज स्पोर पिघलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा नॉइज स्पोर होता है और वह दोनों म्यूजिक से उसका सामना करते हैं, लेकिन वह उनका पीछा करता है। वर्कर जियान और सुनियो को एक पाइप के जरिए फैक्ट्री से बाहर भेज देता है, लेकिन नॉइज स्पोर उस पर भी हमला कर देते हैं। ये सब जियान और सुनियो को ढूंढ रहे होते हैं। शिजुका कहती है कि अब हमें घर लौटना चाहिए क्योंकि कल क्लोजिंग सेरेमनी है। डोरेमोन कहता है कि हॉल ऑफ फेयर अब जीवित हो चुका है तो हम सबको चलना चाहिए, लेकिन चापेक बताता है कि हॉल ऑफ फेयर अभी एक फाइनल स्विच बाकी है और उसके बारे में सिर्फ मास्टर वेंटर जानते हैं। डोरेमोन पूछता है कि मास्टर वेंटर कौन है, तो वह रोबोट बताता है कि वह इस हॉल के जनरल मैनेजर हैं। चापेक बोलता है कि वह मेरे टीचर भी हैं। अब जियान और सुनियो पानी के रास्ते बाहर निकलते हैं। फिर डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। तभी मीका और चापेक भी पृथ्वी जाने को बोलते हैं और वे सभी पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं। अब नोबिता की टीचर पूरी क्लास को बताती है कि कल से समर वेकेशन शुरू हो रहा है। जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता बहुत नींद में होते हैं। इसी बीच चापेक और मीका टोक्यो घूम रहे होते हैं। हम देखते हैं कि शहर के लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि म्यूजिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि वह समर वेकेशन का होमवर्क करे, लेकिन नोबिता बहुत आलसी होता है। डोरेमोन अपने एक गैजेट का इस्तेमाल करता है और नोबिता बहुत जल्दी अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। रात में अब मीका और चापेक सो जाते हैं। नोबिता फिर से डोरेमोन से एक ऐसा गैजेट मांगता है जिससे वह बांसुरी अच्छी तरह बजा सके, लेकिन डोरेमोन कहता है कि उसे अभ्यास करना चाहिए। आधी रात में नोबिता नींद से उठकर बाथरूम में जाकर बांसुरी बजाने का अभ्यास करता है। डोरेमोन बांसुरी की आवाज सुनते सुनते सो जाता है। वह खुश होता है कि नोबिता अभ्यास कर रहा है। अब खिड़की से वही नॉइज स्पोर नोबिता के रूम में आता है और वह डोरेमोन के मुंह में चला जाता है। अगले दिन सभी लोग मैदान में मिलते हैं। डोरेमोन की तबीयत खराब होती है और उसके गले में खुजली होती है क्योंकि उसके मुंह में वही नॉइज स्पोर है। अब ये सभी लोग फिर से हॉल वापस जाते हैं और वे मास्टर वेंटर के टेम्पल को देखते हैं। अब वे उस टेम्पल की ओर जा रहे थे कि नोबिता को याद आता है कि वह अपना बांसुरी लाना भूल गया है। फिर डोरेमोन स्पेस टाइम चेंजर गैजेट का इस्तेमाल करके पिछली रात में जाकर बांसुरी को ले आता है। अब ये सभी लोग टेम्पल में पहुंचते हैं। यहाँ वे मास्टर वेंटर को देखते हैं जो कि संगीत लिखते लिखते बहुत लंबे समय से उसी हालत में पड़े हुए हैं। चापेक ये देखकर रोने लगता है, लेकिन डोरेमोन मास्टर वेंटर को ठीक कर देता है। मास्टर वेंटर सभी का धन्यवाद कहते हैं। वह मीका को देखकर बहुत खुश होते हैं। मीका उनसे पूछती है कि म्यूजिका ग्रह क्यों नष्ट हुआ था। मास्टर वेंटर बताते हैं कि उनका म्यूजिका ग्रह बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन आक्रमणकारियों ने उस ग्रह पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ के लोगों और फेयर ऊर्जा को नष्ट कर दिया। इसी वजह से नॉइज उस ग्रह की ओर आकर्षित हुआ और उसी ने पूरा ग्रह नष्ट कर दिया। विनाश के दिन कुछ लोग अपनी जान बचाकर निकल गए थे और उन्हें यह पता चला कि नॉइज म्यूजिक से भागता है और अगर किसी जगह म्यूजिक नहीं होता तो नॉइज बहुत ताकतवर हो जाता है और तेजी से फैलने लगता है। फिर डोरेमोन की हालत और बिगड़ने लगती है। वेंटर उसके लक्षण देखकर समझ जाते हैं कि यह सब नॉइज स्पोर की वजह से हो रहा है। वह बताते हैं कि अगर कुछ समय के लिए म्यूजिक गायब हो जाए तो नॉइज और ज्यादा फैलता है। यह सुनते ही डोरेमोन और नोबिता को एहसास होता है कि यह सब नोबिता की वजह से हुआ। पृथ्वी से म्यूजिक गायब हो गया था क्योंकि नोबिता ने एडवांस डायरी का इस्तेमाल किया था। उसी समय अंतरिक्ष में मिले अजीब कण पृथ्वी पर आ गए। नॉइज से छुटकारा पाने के लिए हॉल को पूरी तरह से रिस्टोर करना होगा। अब मास्टर वेंटर उन्हें हॉल के मुख्य स्विच तक ले जाते हैं। वह बताते हैं कि इसे चालू करने के लिए
एक म्यूजिका बांसुरी की जरूरत होती है और यह बांसुरी सिर्फ आखिरी म्यूजिका योद्धा मीका ही बजा सकती है। मीका की एक जुड़वा बहन भी थी। उसे सुरक्षित रखने के लिए 40,000 साल पहले बांसुरी के साथ पृथ्वी पर भेज दिया गया था। डोरेमोन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि बांसुरी कहाँ मिलेगी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि नॉइज उनकी स्पेस शिप पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ नॉइज पृथ्वी पर भी फैलने लगता है। नॉइज के बड़े बड़े कण पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। शिजुका को याद आता है कि दुनिया का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है और इसे बहुत संभाल कर एक म्यूजियम में रखा गया है और वह सभी को एनीवेयर डोर से म्यूजियम ले जाती है। अब ये सभी लोग वहाँ एक बांसुरी देखते हैं। यह पक्का करने के लिए कि यही वह बांसुरी है जिसकी उन्हें जरूरत है, डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वे उस बांसुरी की यादें देख सकते हैं। जब वे यादें देखते हैं तो दिखाया जाता है कि एक लड़की बांसुरी बजा रही होती है और एक लड़का उसे देखता है। फिर एक मरे हुए हंस की हड्डी से एक बांसुरी बनाकर बजाता है और उस रहस्यमयी लड़की को भी दिखाता है। ये दोनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं। फिर वे बड़े हो जाते हैं और उनका एक बच्चा भी होता है और इसी तरह मीका की बहन की बांसुरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और उन्हें पता चलता है कि यह बांसुरी म्यूजिका की नहीं है। अब सुनियो उस धुन के बारे में सोचता है और बताता है कि यह आवाज तो मशहूर सिंगर मीना की है और वह इस समय जापान में है। उसका अगला कॉन्सर्ट होने वाला है, इसलिए वह आराम कर रही होती है। मीका उससे मिलने जाती है और मीना उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मीका मीना को बताती है कि वह एक बांसुरी ढूंढ रही है। मीना अपनी बांसुरी मीका को दिखाकर बताती है कि उसकी दादी ने यह बांसुरी उसे जर्मनी में दी थी। मीका वह बांसुरी मीना से उधार मांगती है और मीना एक फैन की तरह खुशी खुशी उसे देती है। अब मीका बांसुरी लेकर डोरेमोन के पास आती है। शिजुका कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी मशहूर सिंगर मीना म्यूजिका की वंशज है। अब डोरेमोन काम करना बंद कर देता है। सभी लोग डोरेमोन को ठीक करने के लिए मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। मीका म्यूजिका की बांसुरी बजाती है लेकिन बांसुरी का एक हिस्सा गायब होता है। इसी वजह से डोरेमोन ठीक नहीं हो पाता। शिजुका कहती है कि सभी को मिलकर म्यूजिक बजाना चाहिए। सभी लोग मिलकर संगीत बजाते हैं लेकिन हर कोई अपनी अपनी पसंद से बजाता है। इसी वजह से सबके बीच झगड़ा हो जाता है। जियान नोबिता को बजाने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन नोबिता चिल्लाकर कहता है, मैं भी सबके साथ मिलकर संगीत बजाकर डोरेमोन को ठीक करना चाहता हूँ। अब नोबिता बांसुरी बजाना शुरू करता है और बाकी सभी लोग उसके साथ म्यूजिक बजाते हैं। इस बार सब कुछ तालमेल में होता है जिसकी वजह से डोरेमोन के मुंह में मौजूद नॉइज कण बाहर निकलकर नष्ट हो जाते हैं। डोरेमोन ठीक हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। उसने इतना अच्छा बांसुरी बजाया इसलिए डोरेमोन को उस पर बहुत गर्व होता है। शिजुका, जियान और सुनियो का म्यूजिक लाइसेंस लेवल बढ़ जाता है और अब वे वर्चुओसो बन जाते हैं। नोबिता का लेवल भी बढ़ जाता है। अब डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और सभी लोग पृथ्वी को बचाने के लिए हॉल ऑफ फेयर वापस जाते हैं। हॉल ऑफ फेयर में एक बहुत बड़ा नॉइज स्पोर रोबोट्स पर हमला कर देता है लेकिन जियान और सुनियो मिलकर उस नॉइज स्पोर से निपटते हैं। नॉइज से छुटकारा पाने के लिए डोरेमोन अपना वॉइस थिकनर गैजेट भी इस्तेमाल करता है। मीका मुख्य स्विच की ओर जाती है और नोबिता भी उसके पीछे जाता है। मीका बांसुरी बजाना शुरू करती है। अब हॉल ऑफ फेयर रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बांसुरी का एक हिस्सा गायब है इसलिए म्यूजिक में एक आवाज की कमी रह जाती है। तभी एक बहुत बड़ा नॉइज स्पोर मीका पर हमला कर देता है लेकिन नोबिता उसे बचा लेता है। फिर अपना बांसुरी बजाना शुरू करता है। नोबिता की बांसुरी की आवाज से हॉल ऑफ फेयर पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। म्यूजिक हर जगह फैलने लगता है। अब मास्टर वेंटर सभी रोबोट्स को बोलते हैं कि अब उन्हें म्यूजिक बजाकर पृथ्वी को बचाना है। अब वह 5 वर्चुओसो को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वे एक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। डोरेमोन इमरजेंसी के लिए गैजेट्स भी तैयार रखता है। डोरेमोन उनसे पूछता है कि वे कौन सा गाना बजाना चाहते हैं। मास्टर वेंटर बताते हैं कि चापेक ने एक गाना कंपोज किया है। चापेक बताता है कि उसने यह गाना पृथ्वी से प्रेरित होकर लिखा है। नोबिता पूछता है कि इस गाने का नाम क्या है तो चापेक बताता है कि इस गाने का नाम है अर्थ सिम्फनी। अब सभी लोग मिलकर ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देते हैं। म्यूजिका के सभी रोबोट्स भी म्यूजिक बजाने लगते हैं। मीका भी गाना शुरू कर देती है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है और नॉइज खत्म हो जाएगा लेकिन नॉइज कण दोबारा बढ़ने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। डोरेमोन अपने एक एक गैजेट का इस्तेमाल करता है लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। नॉइज स्पोर स्पेसशिप पर हमला कर देता है। स्पेसशिप टूट जाती है। नोबिता और उसके दोस्त अंतरिक्ष में उड़ने लगते हैं। अंतरिक्ष में हवा न होने की वजह से बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। डोरेमोन के गैजेट्स आपस में टकराकर स्पेस टाइम चेंजर गैजेट एक्टिव हो जाता है और पूरी पृथ्वी को कवर कर लेता है। डोरेमोन के गैजेट्स अपने आप म्यूजिक बजाने लगते हैं। शिजुका, जियान, सुनियो, नोबिता और मीका भी म्यूजिक बजाने लगते हैं। मीना भी अपने कॉन्सर्ट में गाना गाती है। पृथ्वी के सभी लोग भी म्यूजिक में शामिल हो जाते हैं। आखिरकार सबके म्यूजिक से अंतरिक्ष में भी म्यूजिक फैल जाता है और नॉइज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डोरेमोन सोचने लगता है कि अंतरिक्ष में आवाज कैसे सुनाई दे रही है। तभी उसका एक गैजेट उसके चेहरे पर गिरता है। डोरेमोन को पता चलता है कि यह सब
उसके गैजेट्स की वजह से हुआ है। इसके बाद नोबिता स्कूल जाते समय अपना बांसुरी भूल जाता है। डोरेमोन उसे दे देता है। फिर नोबिता आसमान की तरफ देखता है। मीका भी पृथ्वी की तरफ देख रही होती है। तभी चापेक मीका के पास आकर बताता है कि जब नोबिता और बाकी लोग म्यूजिक बजा रहे थे तो उन्हें एक और जहाज से सिग्नल मिला और वह जहाज भी इस म्यूजिक से नष्ट होने से बच गया। इसका मतलब है कि वे अकेले नहीं हैं और म्यूजिका के और लोग अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर मीका बहुत खुश होकर नोबिता को धन्यवाद देती है और उसे अपना बड़ा भाई कहती है। इसके बाद नोबिता भी स्कूल जाता है। नोबिता की क्लास में शरद ऋतु का म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है। सारे माता पिता वहाँ मौजूद होते हैं। सारे बच्चे म्यूजिक परफॉर्मेंस देते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक अमेजिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।